हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उदित छाबड़ा। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज सेट नंबर 9 मेरी इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं जो इस संडे को जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में जो जीके सेक्शंस के जो भी क्वेश्चन आए थे उनको भी मैं डिस्कस करूँगा साथ में ही। पहले 10 क्वेश्चन रहेंगे जीके के जो हम नॉर्मल सीरीज चला रहे हैं, और जो अगले 10 क्वेश्चन होंगे यानी कि 11 से 20 उसमें मैंने डिस्कस किए हैं जो इस संडे को एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर में। तो सबसे पहले ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हु सेड दीज वर्ड्स, वी वॉन्ट टू टर्न अवे आवर फेसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट हाउस एंड टर्न दैम टू द हट्स ऑफ पीपल। देखो ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, ये डेफिनेटली एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि इस तरीके की स्टेटमेंट किसने दी है। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? लाला लाजपत राय ने दी थी। किसने दी थी? लाला लाजपत राय ने। ठीक है। और ये इन्होंने जो पर्टिकुलर कोट है इन्होंने कब बोली थी? ड्यूरिंग द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। ड्यूरिंग द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के दौरान इन्होंने ये पर्टिकुलर बात कही थी। स्वदेशी और बॉयकॉट हम सब जानते हैं, कांग्रेस ने इसको स्टार्ट किया था 1905 में। कांग्रेस पार्टी का एक सेशन था, और वो सेशन कहाँ पे हुआ था? वो सेशन कहाँ पे हुआ था? एनी गेसेस? चलो मेरे को इस बात को तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इस पॉइंट को कई बार डिस्कस किया है। ठीक है। कि सेशन कहाँ पे हुआ था जिसमें स्वदेशी और बॉयकॉट की कॉल ली गई थी। क्लियर? तो ये जो पर्टिकुलर कोट है किसने बोली थी? लाला लाजपत राय ने। तो इसका सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन। पंडित जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें तो ये कांग्रेस पार्टी के सबसे पहली बार प्रेसिडेंट बने थे 1929 में। कब बने थे प्रेसिडेंट ये? 1929 में, ड्यूरिंग द लाहौर सेशन। कौन से सेशन में? लाहौर सेशन, जहाँ पर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कांग्रेस पार्टी ने ये डिसाइड किया था कि हम आने वाले साल में 26 जनवरी को, यानी कि 26 जनवरी 1930 को क्या सेलिब्रेट करेंगे? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और इसी सेशन में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। किसकी मांग करी थी? पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। क्लियर हो गया? लोकमान्य तिलक, इन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे दो। कौन से? मराठा एंड केसरी। लेट मी राइट इट हेयर, मराठा एंड केसरी। मराठा कौन सी लैंग्वेज में है? मराठा है इंग्लिश लैंग्वेज में, और केसरी कौन सी लैंग्वेज में था? इट वॉज इन मराठी लैंग्वेज। क्लियर हो गया? ओके। और इसके अलावा लास्ट डी ऑप्शन, मदन मोहन मालवीय। इनके बारे में अगर मैं आपको 2 पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा, जैसे कि एक तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर माने जाते हैं मदन मोहन मालवीय, और इसके अलावा अमृतसर में जो दुर्गाना मंदिर है, अमृतसर में जो दुर्गाना मंदिर है उसके भी फाउंडर कौन माने जाते हैं? मदन मोहन मालवीय। क्लियर? ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स मेड गांधी जी सस्पेंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? गांधी, इनमें से कौन सा वाक्य है जिसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया था कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर देंगे? तो देखो हम सब जानते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? इट वॉज स्टार्टेड ऑन 1 अगस्त। जस्ट वेट, कब स्टार्ट करी थी इन्होंने? 1 अगस्त को स्टार्ट करी थी 1920 में। ठीक है। और ये मूवमेंट बंद कब करी गई थी? 12 फरवरी 1922 में। और इसका रीज़न क्या था कि 12 फरवरी 1922 को ये बंद कर दी गई थी? इसका रीज़न था इससे एक हफ्ते पहले की डेट 5 फरवरी 1922, और इस दिन वी ऑल नो क्या हुआ था? क्या होता है इस दिन? तो बी ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, वॉयलेंट क्लैश ऑफ एगिटेटर्स विद पुलिस एट चौरी चौरा। तो चौरी चौरा इंसिडेंट में कुछ भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिस वालों की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तो आप देख सकते हो ना, इसमें वायलेंस आ गई थी, और गांधी जी जो थे वो वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे। तो इसीलिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर लेंगे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे। क्लियर और नॉट? इसके अलावा डी ऑप्शन आप देख सकते हो, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को और क्या बोला जाता है? रॉलेट एक्ट को बोलते हैं ब्लैक एक्ट। क्या बोलते हैं? ब्लैक एक्ट। इस एक्ट में क्या था कि 2 साल तक एक पर्सन को जेल में रखा जाएगा, और 2 साल तक ना तो कोई अपील होएगी, ना तो वो कोई अपील कर सकेगा, ना ही कोई वकील कर सकेगा, ना ही कोई दलील दे पाएगा। ठीक है। यानी कि नो अपील, नो वकील, नो दलील। ये था ब्लैक एक्ट में। 2 साल तक जेल में रहना पड़ेगा, और जो हेबियस कॉर्पस की रिट होती है, कौन सी रिट? हेबियस कॉर्पस की रिट को भी सस्पेंड कर दिया गया था इस पर्टिकुलर एक्ट में, जिसको क्या बोलते हैं? रॉलेट एक्ट। और इसको क्या बोलते हैं?
जैसे मैंने बोला ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। क्लियर और नॉट? इसका एक और नाम है, अगर कोई बताना चाहेगा तो ज़रूर वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। एक और नाम, ब्लैक एक्ट हो गया, एक तो रोलेट एक्ट हो गया, एक और नाम है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। पार्टिसिपेट किया करो, जो मैं कमेंट से आपसे पूछता हूँ ना कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर दिया करो। तो ठीक है, व्यूज़ भी आ जाते हैं, लाइक्स भी आ जाते हैं, बट मैं ज़्यादा होता हूँ कि मेरे को कमेंट कितने दिख रहे हैं उस वीडियो में जो मैंने आपसे वीडियो के दौरान क्वेश्चंस पूछे होते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते होते हैं एग्जाम में मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में। तो देखो ऑप्शंस पे हम जा ही नहीं रहे, पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ हमें मैच करना है। चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ, हमने अभी बात करी, कब हुआ, 1922 में हुआ। ठीक है, फर्स्ट का क्या हो गया, फर्स्ट का हो गया जी, ठीक है, फर्स्ट का हो गया 1922। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। अगर मैं एग्जैक्ट डेट देखूं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, तो ये कब से स्टार्ट हुई थी, 12 मार्च, है ना, और कब तक चली थी, 6 अप्रैल। ठीक है, मतलब ये मैं जो डेट लिखे ना यहाँ पे, ये डांडी मार्च की डेट है। इसकी डेट है डांडी मार्च, जब गांधी जी ने डांडी मार्च करी थी और डांडी पहुंच के सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया 1930। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये भी हमने किया 1920, और क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया आपका 1942। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओके, इसका आंसर हो जाएगा जी, जस्ट अ सेकेंड, 2, ये देखो 2, पहले 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। तो इसका सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन, 2 1 3 4। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज पॉपुलरली कॉल्ड एज देशबंधु। देशबंधु किसे बोला जाता है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है, डी ऑप्शन, CR दास। इनको क्या बोला जाता है, देशबंधु बोलते हैं। और ऑप्शंस को अगर हम देखें, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे थे ड्यूरिंग द कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस। कराची सेशन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। और इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा एक क्वेश्चन और है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज भी कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको बोला जाता है फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इन इंडिया। क्लियर, ओके। अब बी ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, राजगोपालचारी। देखो राजगोपालचारी ना आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु में जो सॉल्ट मार्च थी, जो सॉल्ट सत्याग्रह था, उसको तमिलनाडु में किसने लीड किया था, तो किसने लीड किया था, सी राजगोपालचारी। ठीक है, किसने लीड किया था, सी राजगोपालचारी जी ने लीड किया था तमिलनाडु से। क्लियर हो गया। और मोतीलाल नेहरू, ये जो है इन्होंने क्या प्रिपेयर करी थी, नेहरू रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी। क्या प्रिपेयर करी थी, नेहरू रिपोर्ट। और इसके अलावा CR दास को ही माना जाता है, CR दास को क्या माना जाता है, स्वराज पार्टी का फाउंडर भी माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है, स्वराज पार्टी का फाउंडर। और इस स्वराज पार्टी के जो सेक्रेटरी थे वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू। कौन थे, मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी अगर मैं पूछूं आपसे कौन सी डेट को बनी थी, तो स्वराज पार्टी बनी थी 1 जनवरी 1923 को। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर स्टार्टेड द वंदे मातरम न्यूज़पेपर। तो वंदे मातरम न्यूज़पेपर स्टार्ट किसने किया था, तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल। और इसको बाद में ये भी पूछ सकते हैं कि इसको बाद में एडिट किसने किया था, तो किसने किया था, श्री औरोबिंदो ने। किसने किया था, श्री औरोबिंदो ने इस न्यूज़पेपर को एडिट किया था। क्लियर हो गया, ओके। इसके अलावा आप ये देख सकते हो डी में क्या लिखा हुआ, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इनके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये वॉज द फर्स्ट ICS ऑफिसर। ये क्या थे, फर्स्ट ICS ऑफिसर थे। और अगर अच्छा ये तो क्या थे, फर्स्ट ICS ऑफिसर। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि पहले पर्सन कौन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया था, तो उसका आंसर क्या होगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या होगा, जस्ट वेट, लेट मी राइट इट हेयर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये वो पर्सन थे जिन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडियन मतलब किसी इंडियन ने अगर एग्जाम क्लियर किया था ना, तो इन्होंने ही किया था, सत्येंद्र नाथ टैगोर। बट कौन से साल में, 1863 में। कौन से साल में, 1863 में। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
द होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड बाय द एनी बेसेंट एम्ड एट, देखो होम रूल जो मूवमेंट है ये दो पर्सन ने शुरू करी थी इंडिया में, एक तो कौन थी एनी बेसेंट और दूसरे कौन थे बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट ने जो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करी थी, कहाँ से करी थी, मद्रास में अदयार से। कहाँ से करी थी, मद्रास में अदयार से। और इसका मेन रूल क्या था, सी ऑप्शन, अटेनिंग सेल्फ रूल इन इंडिया। एनी बेसेंट की अगर मैं बात करूँ, ये जो हैं कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रह चुकी हैं 1917 में। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये कांग्रेस की महिला प्रेसिडेंट रही थी। ड्यूरिंग विच सेशन, ड्यूरिंग कलकत्ता सेशन, विच सेशन, कलकत्ता सेशन। और 1925 में ये बनी थी कांग्रेस की पहली, जो सरोजनी नायडू हैं, कौन, सरोजनी नायडू, वो थी पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, दो तो ये होगी, इसके अलावा एक ऑप्शन और आपने याद रखनी है, एक पॉइंट और याद रखना है कि तीसरी महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी कांग्रेस पार्टी की, तो वो 1933 में बनी थी, कौन, नीली सेन गुप्ता। कौन, नीली सेन गुप्ता। नॉर्मली हम क्या होता है ना, हम दो पढ़ लेते हैं सिर्फ, एक तो एनी बेसेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, दूसरा सरोजनी नायडू। नीली सेन गुप्ता के बारे में हम कभी नहीं पढ़ते। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि कांग्रेस की ये थर्ड प्रेसिडेंट थी बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। राजा राम मोहन, चलो स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड संवाद कौमुदी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दयानंद सरस्वती स्टार्टेड सत्यव्रत प्रकाश, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड मराठा, ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया। मराठा कौन सी लैंग्वेज में था, इंग्लिश लैंग्वेज में था। फिर बचा क्या, बी आर अम्बेडकर स्टार्टेड केसरी, तो ये गलत है। मैंने आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, पिछले कुछ क्वेश्चन में मैंने डिस्कस करा कि बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने क्या स्टार्ट किया था, जिन्होंने मराठा भी स्टार्ट किया था और केसरी भी स्टार्ट किया था। मराठा वॉज इन विच लैंग्वेज, इट वॉज इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड केसरी वॉज इन विच लैंग्वेज, इट वॉज इन मराठी लैंग्वेज। किस भाषा में था ये, मराठी भाषा में था। ठीक है, क्लियर हो गया। और राजा राम मोहन रॉय के बारे में देखें तो इनको जो राजा का टाइटल है वो किसने दिया था, मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने दिया था। किसने दिया था, मुगल बादशाह अकबर सेकंड। और राजा राम मोहन के रॉय से ही भारत में 1829 में एक लॉ बना था, किसके अगेंस्ट बना था लॉ, सती प्रथा के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, सती प्रथा के अगेंस्ट लॉ बना था। और उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कौन थे, वो थे विलियम बेंटिंग। कौन थे, विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये थे भारत के उस टाइम पे गवर्नर जनरल। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज और कमीशन इज एसोसिएटेड विद फंडामेंटल ड्यूटीज। तो एक तो देखो हमें पता है स्वर्ण सिंह कमेटी। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं हमारे संविधान के आर्टिकल कौन से में इंक्लूडेड है, आर्टिकल 51A में इंक्लूडेड है। और स्वर्ण सिंह कमेटी ने बेसिकली 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करने के लिए बोला था, पर फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी ऐड करी गई थी, आफ्टर 42nd अमेंडमेंट 1976 कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी थी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितनी रिकमेंड करी थी, 8। क्लियर हो गया। अच्छा, प्रेजेंटली हम देखें कितनी है, तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, टोटल 11। क्लियर। अब तो स्वर्ण सिंह कमेटी हो गया। अब देखो, हमें पंची कमीशन के बारे में कुछ नहीं पता, हमें जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे हम थोड़ी बहुत शायद देखते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट हो रही हैं क्या। तो देखो, स्वर्ण सिंह कमेटी तो हर ऑप्शन में आना ही चाहिए। तो हर ऑप्शन में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी कि चारों में आ रहा है। तो यानी कि हमें फर्स्ट और थर्ड अब चेक करनी पड़ेगी। अगर हमारी नॉलेज है कि हमें फर्स्ट और थर्ड के बारे में पता है, हम तभी इसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखो, पंची कमीशन तो नहीं हो सकता। पंची कमीशन इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ, जस्टिस वर्मा कमेटी जरूर रिलेट करती है, किससे, फंडामेंटल ड्यूटीज से। ठीक है, किससे रिलेट करती है, फंडामेंटल ड्यूटी से। क्या रिलेट करती है, वर्मा कमेटी 1999 में बनी थी। कब बनी थी, 1999 में। क्लियर, ओके। और ये बनी क्यों थी, ताकि बेसिकली वर्मा कमेटी इसलिए बनाई गई थी ताकि देखा जा सके कि आइडेंटिफाई किया जा सके लीगल प्रोविजंस को। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, आइडेंटिफाई किया जा सके लीगल प्रोविजंस को फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। आई रिपीट, ताकि आइडेंटिफाई किया जाए फॉर द लीगल प्रोविजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सेकंड भी है, थर्ड भी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बोल रहे हैं ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में ना हम जल्दबाजी कर जाते हैं थोड़ी सी। उन्होंने हमसे इनकरेक्ट पूछा रिलेटेड टू CAG, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, CAG इज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स ऑफ बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है, बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, CAG इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, बिल्कुल सही है। कौन अपॉइंट करता है CAG को, प्रेसिडेंट, और रेजिग्नेशन भी किसको जाता है, प्रेसिडेंट को ही जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है, तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं बनी ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोनों सही है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। यानी कि अगर डी में होता ना नन ऑफ द नाइदर वन, मतलब आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका सही आंसर क्या है, डी ऑप्शन। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्लियर। CAG की अगर हम बात करें तो संविधान के आर्टिकल 148 से लेके 151 तक किसके बारे में बात करी जाती है, CAG के बारे में बात करी जाती है। और एक और बात बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो CAG होते हैं ना वो संविधान के कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट 5। और पार्ट 5 में भी किस चैप्टर में CAG आते हैं, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। किस चैप्टर में CAG आता है, तो चैप्टर नंबर 5। पार्ट 5 में 5 चैप्टर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। और जो 5th चैप्टर होता है ना वो किसके बारे में बात करता है, CAG के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, CAG के बारे में बात करता है। क्लियर हो गया, ओके। अच्छा, अगर यहाँ पे और मैं डिस्कस करूँ कि फर्स्ट चैप्टर किसके बारे में बात करता है, तो फर्स्ट चैप्टर बात करता होता है किसके बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में। किसके बारे में, एग्जीक्यूटिव। सेकंड चैप्टर किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है पार्लियामेंट के बारे में। किसके बारे में बात करता है, पार्लियामेंट। थर्ड चैप्टर फिर आ जाता है, ये बात करता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको आप नोट कर लेना अपनी कॉपी पे, स्क्रीन पे इतनी जगह नहीं कि मैं सारा लिखूं। किसके बारे में बात करता है, नोट कर लो, मैं स्लो ही बोल रहा हूँ, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। बचा फोर्थ किसके बारे में बात करता है, यूनियन जुडिशरी के बारे में। किसके बारे में, यूनियन जुडिशरी। जो भी मैंने आपको बताया ना, ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इसको ध्यान से नोट कर लेना। डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं, खास करके SI वगैरह के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। द इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द ऑस्ट्रेलियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। ये स्टेटमेंट सही है गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो हमारी फेडरलिज्म है ये बेस्ड होता है कैनेडियन सिस्टम पे, कैनेडियन फेडरलिज्म पे बेस्ड है ये, तो ये तो गलत होगी। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। अगर मैं इसका आंसर देखूँ तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं सेकंड ऑप्शन को देखूँ कि भाई किस केस में, किस पर्टिकुलर केस में बोला गया था कि दैट फेडरल कैरेक्टर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये एक केस आया था बोमाई केस। कौन सा केस है, बोमाई केस 1994 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दैट फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा केस बोला मैंने, बोमाई केस में उन्होंने बोला था। तो सही आंसर क्या है इसका, बी ऑप्शन। ठीक है, ओके। अब देखो 11 से लेके 20 तक जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ये सारे PPSC के कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है कौन सी डेट को, 11 सितंबर 2022, ये उसमें क्वेश्चन आए हुए थे। तो फटाफट से इसको भी देख लेते क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखो 4 इवेंट्स दिए हुए हैं और हमसे बोल रहे हैं कि आपने इसको अरेंज करना है, कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आया था संथाल रेबिलियन। संथाल रेबिलियन की अगर हम बात करें ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1850, जस्ट अ सेकेंड, ये हुआ था 1856 में। कब हुआ था, 1856 में हुआ था संथाल रेबिलियन। इंडिगो रिवोल्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये हुआ था 1859 में हुआ था। कब हुआ था, 1859 में। सन्यासी रेबिलियन ये काफ़ी पहले हुआ था, इट हैपेंड इन अराउंड, ये हुआ था 18th सेंचुरी के एंड में हुआ था, नियर अबाउट 1770 में हुआ था ये सन्यासी रेबिलियन। तो सबसे पहले तो ये हो गया ना, और उसके बाद बुंडा रेबिलियन ये हुआ था 1899 में जाके हुआ था ये रिवोल्ट, इसके आसपास हुआ था। ठीक है, तो सन्यासी हुआ 1899 में, संथाल रेबिलियन हुआ कब, 1856 में, इंडिगो रिवोल्ट हुआ 1859 में, और मुंडा रेबिलियन कब हुआ, 1899 में। तो अगर हम अरेंज करेंगे ना तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सन्यासी रेबिलियन नंबर 3। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगी, सी भी गलत होगी, डी भी गलत होगी। अब हमारा फोकस ए और बी पे रहेगा। सबसे पहले 3 है और सबसे लास्ट में 4 है, दोनों में ही ऐसे है ना, पहले 3rd है फिर 4 है, पहले 3rd है फिर 4 है दोनों में। अब 1 और 2 में चेक कर लो कौन सा इवेंट पहले हुआ था।
संथाल पहले हुआ था, इंडिगो पहले हुआ था? तो पहले कौन सा हुआ था? कौन सा हुआ था पहले? तो पहले हुआ था संथाल, फिर हुआ था इंडिगो। संथाल कब होता है? संथाल होता है जी, जस्ट अ सेकेंड, संथाल होता है हमारा, संथाल हुआ 1856 में, जबकि जो इंडिगो था कब हुआ? 1859 में। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए 3124। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं मानता कि बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ज़्यादा इनके बारे में नहीं भी पता, अगर आपको सिर्फ इतना ही पता ना कि इवेंट कौन सा इवेंट कौन से साल में हुआ था, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला था मेरे अकॉर्डिंग। कोई नहीं, ध्यान रखना आगे से। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये एग्जाम का, कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला जो हारा गया था, उसमें कमांडर इन चीफ कौन था? सिराजुद्दौला की आर्मी था जिसने इसको धोखा दिया था। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना सरफराज ने धोखा दिया, तो वैसे ही इस बैटल में किसने धोखा दिया था इसे? तो वो कौन था? मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। धोखा दिया किसको? सिराजुद्दौला को, और बाद में इसको ही अंग्रेज़ों ने क्या बना दिया था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको ही क्या बना दिया था? अगला नवाब बना दिया था। ये एक पपेट नवाब था। क्या था? एक पपेट नवाब था। क्लियर हो गया। और ये जो प्लासी का युद्ध है ये कब लड़ा गया था? 1757 में। अगर एग्जैक्ट डेट देखूं तो 23 जून 1757 को ये वॉर लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुम लीडरशिप वाज अ मिशन सेंट टू काबुल बाय लॉर्ड ऑकलैंड। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि नॉर्मली ये क्वेश्चन ना तो हमें आप कह सकते हो कि जैसे लूसेंट वगैरह की टेक्स्ट बुक में हमें नहीं मिलता, इनफैक्ट स्पेक्ट्रम में भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है कि लॉर्ड ऑकलैंड ने किसको भेजा था। ये तो हम सबको पता है कि जो लॉर्ड ऑकलैंड है, अफगानिस्तान को लेके ना, अफगानिस्तान को लेके उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई थी। कौन सी पॉलिसी बनाई थी? फॉरवर्ड पॉलिसी। अब वो फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब होता है कि दुश्मन तुम्हारे पर अटैक करे उससे पहले तुम ही कुछ ना कुछ प्लानिंग करके दुश्मन को रोक दो या दुश्मन पर अटैक कर दो। ठीक है, तो ये पॉलिसी बनाई थी अफगानिस्तान को लेके लॉर्ड ऑकलैंड ने। और इसके लिए उन्होंने किसको भेजा था? तो ये इसका आंसर है अलेक्जेंडर बर्निस को भेजा था। किसको भेजा था? अलेक्जेंडर बर्निस। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट चलो कोई नहीं। हु फाउंडेड एंड एडिटेड द 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स, द पंजाबी, द वंदे मातरम और द पीपल? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, हमें पता ही नहीं इस क्वेश्चन का आंसर क्या, मान लेते हैं पिट्ट भी सितार मैया, ये नॉर्थ इंडिया से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे देखो एक न्यूज़पेपर का नाम क्या था? पंजाबी है ना। तो हम थोड़ा सोच सकते हैं कि यार पिट्ट भी सितार मैया तो पंजाब से नहीं थे ना, एनी बेसेंट पंजाब से थी, ये तो वैसे ही फॉरेनर थी, एक आयरिश लेडी थी ना, सुब्रमण्यम अय्यर पंजाब से। तो पंजाब से कौन है? सिर्फ लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? लाला लाजपत राय। ठीक है, फैक्चुअल पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि इन तीनों न्यूज़पेपर्स को स्टार्ट करने वाले कौन थे, एडिट करने वाले और फाउंडर कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो हैं हम सब जानते हैं। लाला लाजपत राय की अगर हम बात करें तो इनकी डेथ कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को हुई थी लाला लाजपत राय की डेथ। ठीक है, और लाला लाजपत राय ही इज़ ऑल्सो कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। और एक और बात बताता हूँ मैं आपको, लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी, उसके भी फाउंडर माने जाते हैं, लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी के लाला लाजपत राय। मोगा में इनका जन्म हुआ है, और मोगा में एक विलेज है जिसको बोलते हैं तुड्डी के। क्या बोलते हैं? तुड्डी के। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, तो आपने याद रख लेना। अगला क्वेश्चन ये अरेंज करो 1944 से लेकर 1947 तक इन इवेंट्स को। क्लीमेंट एटलीज जून 1948 डेडलाइन फॉर इंडिपेंडेंस। अच्छा, जिन्ना डायरेक्ट एक्शन, जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की बात कब करी थी? जब इन्होंने देखा था कि कांग्रेस पार्टी ने सेंटर में क्या बना ली? सरकार बना ली है। ठीक है, उस टाइम पे मतलब जब 1946 में इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट्स मिली थी। तो पहले इवेंट तो थर्ड हुआ होगा। पहले इवेंट कौन सा हुआ? थर्ड। उसके बाद हुआ ना, पहले कांग्रेस ने ज़्यादा सीट्स ली, उसके बाद जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की बात करी, तो ये 3 हो गया, 2 हो गया। इसके अलावा माउंट बैटल प्लान, और फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? क्लीमेंट एटली जून 1948 डिक्लेरेशन। क्लीमेंट एटली ने जो ये डिक्लेरेशन दी थी ना, ये कब दी थी? ये इन्होंने दी थी 1947 फरवरी में। कब दी थी भाई? 1947 फरवरी में। जबकि जो माउंट बैटन प्लान है वो कब आया था? वो आया था 3 जून 1933। फिर कंक्लूड महमूद गजनवी ने इंडिया में 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक टोटल कितने अटैक किए थे? 17 अटैक किए थे। और इसमें थे जो सबसे फेमस अटैक है
वो कौन सा है, 16th अटैक। कौन सा अटैक, 16th अटैक, जो कि किस पे किया गया था, सोमनाथ टेम्पल पे। किस टेम्पल पे, सोमनाथ टेम्पल पे। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियोस को ज़रूर फॉलो किया करो, मैं कंटेंट अपडेट करूँगा है ना, और तेज़ी से, ताकि आपको आने वाले और भी एग्जाम्स में हेल्प हो। अब पेपर तो हो चुका है कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का, अब ये नहीं कि आपने बैठ जाना है। ठीक है, बुक्स उठाओ, ठीक है, एक आधा दिन हम लोग थोड़ा रिलैक्स होते हैं, बट रिलैक्स होने का टाइम नहीं है ये, क्योंकि बहुत ही जल्द और एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। PSSB के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, है ना, और इसके अलावा हेड कांस्टेबल वगैरह और भी वेरियस एग्ज़ाम्स जो आपने फिल कर रखे हैं वो शेड्यूल्ड हो चुके हैं, है ना, कंडक्ट होने के लिए। तो पढ़ते रहिए। दिस इज उदित छाबड़ा साइनिंग ऑफ, एंड आई विल होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।